ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना, उससे कुछ क्वेश्चन देखे थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते होते हैं। टुडे वी नीड टू सी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पे आज है जो लास्ट टाइप है हमारे पास थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट डाटा। हिस्टोग्राम इज लाइक दिस। हिस्टोग्राम बेटा ऐसा होता है हमारे पास। आपको नजर आ रहा है कि ऑन वाई एक्सिस यू हैव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जिसका भी आपको आइडिया नहीं है। ऑन एक्स एक्सिस यू विल हैव एनी क्वांटिटी लाइक मास, लाइक टाइम, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। अब बेटा हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं हम? अब ये कुछ चीजें बेटा अपने पास लिख लेनी है स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि हम, जिस हमने कहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब यूज करते हैं, हमने कहा बॉक्स विस्कर डायग्राम कब यूज करते हैं, हमें स्टेम लीफ डायग्राम कब यूज करते हैं। सिमिलरली दिस थिंग हियर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अभी क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्यों यूज करते हैं, कैसे चीजें निकालनी है बेटा, वो जरा देख लेनी है। First thing, beta, that you should know about histogram is the first thing that you should know about histogram is used for the continuous data. It is not for the discrete data. Continuous. Continuous का मतलब है there are no gaps. As you can see in the graph, there are no gaps. आप 40-60 जा रहे हैं, 60-70 जा रहे हैं, 70-80 जा रहे हैं, 80-90 जा रहे हैं, कोई गैप नहीं है बीच में। आपका जो बार चार्ट होता है ना, अगर आपने सुना हो, कभी देखा, उसमें गैप्स होते हैं क्योंकि वो डिस्क्रीट डाटा के लिए होता है, कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं होता। तो first thing beta, first thing that you need to write is histogram is used for the continuous data. सबसे पहली बात, we use histogram for the continuous data. ठीक हो गया बेटा? सेकेंड बेटा पॉइंट ये लिख ले कि when you will draw the graph, when you draw these regions, these rectangles, there are no gaps between the bars or graphs. तो एज यू कैन सी देयर आर नो गैप्स बेटा, गैप्स नहीं होने चाहिए हमारे पास। अभी हम ड्रॉ करते हुए यही चीज देखेंगे। ऑनलाइन वाले बेटा जरा देख लेना ध्यान से। सो देयर आर नो गैप्स बिटवीन द बार्स एंड हिस्टोग्राम इज यूज फॉर द कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक होगी बात बेटा? ओके okay. इसके अलावा बेटा नेक्स्ट थिंग इज frequency density should be frequency density should be frequency density should be on y-axis. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शुड बी ऑन वाई एक्सिस। किसी को आइडिया है कि कैसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं हम? यस, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का बेटा तरीका क्या होता है? ऑब्वियसली ये डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होगी। टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, द फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। क्लास विड्थ पता है क्या होती है? 0 से 10, 10 से 20। और ध्यान रखना है क्लास विड्थ के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। याद है कि जब गैप होता था हम क्या करते थे? -0.5 +0.5। हम कहते थे लेट्स से 1 से 10 तक जा रहे हैं ना, अगला 11 से शुरू हो रहा है, तो हमसे कहते थे 0.5 से स्टार्ट करें 10.5 तक एंड देन 10.5 से आगे। तो इससे क्या होता है, गैप्स कवर अप हो जाते हैं। भी हम करेंगे भी, आपको नजर आ जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शुड बी ऑन वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेटा डायरेक्टली गिवन नहीं होगी, आप फाइंड आउट किया करेंगे। अब बेटा इससे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के जरा स्टेप्स लिख लें कि क्या क्या हम स्टेप फॉलो किया करेंगे, क्या क्या चीजें आपने चेक करनी होंगी बेटा जब भी आप हिस्टोग्राम ड्रॉ किया करेंगे। क्या क्या हम स्टेप फॉलो किया करेंगे? फर्स्ट थिंग बेटा, ऑलवेज चेक, जो मैंने भी बात की, यस, ऑलवेज चेक
that there are no gaps between the intervals between the intervals या आप बिटवीन द इंटरवल्स भी लिख सकते हैं बेटा, और बिटवीन द अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री and the lower boundary of the next class। एक तो काम बेटा ये करें आप, सबसे पहले हमने चेक करना होगा कि जो आपको क्लास विड्थ दी हुई है उसकी उसका जो एंड हो रहा है और नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें गैप ना हो। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी, एक 0 से 10 है, अगली 11 से 20 है, तो गैप आ गया ना बीच में, 0 से 10 एंड 11 टू 20, 10 टू 11 कहाँ गया बीच में से, तो उसके लिए फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो आप पहले भी ऑलरेडी करते रहे, अभी हम देखेंगे भी क्या करना है। गैप नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है? बात समझ आई ना? ये 0 से 10 पहली क्लास है, अगली 11 से 20 है। अब 0 से 10 और 11 से 20 के बीच में क्या आ गया? गैप आ गया ना। 10 और 11 के बीच वाली वैल्यू क्या? 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, ये कहाँ गए? अभी हमने स्टार्ट में पहला पॉइंट ये लिखा कि हिस्टोग्राम इज यूज फॉर द कॉन्टिन्यूस डाटा। तो कॉन्टिन्यूएशन ही खत्म होगी हमारी। 10 और 11 के बीच में गैप आ गया, तो गैप नहीं होने चाहिए। गैप होंगे तो हम फिल किया करेंगे बेटा। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए, फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, दूसरा पॉइंट है बेटा। बल्कि उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? क्लास विड्थ। फाइंड द क्लास विड्थ, फाइंड द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर माइनस लोअर। फाइंड द क्लास विड्थ बाय यूजिंग फॉर्मूला अपर माइनस लोअर, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। ठीक हो गया बेटा? क्लास विड्थ निकालने के बाद हम क्या किया करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। ठीक होगी बेटा ये बात? तो ये कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी हिस्टोग्राम गिवन है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ गिवन है, हिस्टोग्राम गिवन है, उससे कहता है फ्रीक्वेंसी निकाले। जैसे ये ग्राफ गिवन है, लेट्स से आपसे कहता है फ्रीक्वेंसी निकाले, कोई बता सकता है फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ग्राफ हिस्टोग्राम गिवन है, कहता है फ्रीक्वेंसी निकालें। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी निकालें, क्या आसान तरीका है? एरिया अंडर द ग्राफ। यस, एरिया क्या होगा? एरिया में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास विड्थ क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है? जनरली फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन हम एरिया वाली चीज माइंड में रखनी है हमने। तो ये भी पॉइंट अपने पास लिख लें। टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हिस्टोग्राम, find the area under the graph। तो find the area under the graph, तो जिस सेक्शन का भी आपने निकालना है उसका एरिया निकाल लें बेटा। ठीक हो गया बेटा? अब इसे अप्लाई करके जरा देखते हैं। मैंने आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए। हिस्टोग्राम ऑब्वियसली इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा। व्हाट सॉर्ट ऑफ डाटा? कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ हिस्टोग्राम्स। गैप्स नहीं होने चाहिए, जो आपके पास सारा डाटा उसमें गैप्स नहीं होने चाहिए। गैप्स होंगे तो हम फिल करेंगे, अभी देखें कैसे फिल करते हैं। और हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी और एक्स एक्सिस में क्लास विड्थ आ रही होती है हमारे पास। तो वो हमारे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का तरीका क्या? फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ किया करें। क्लास विड्थ निकालने का क्या तरीका है? अपर माइनस लोअर। विड्थ है ना, डिस्टेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो निकाल लिया करेंगे बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है
ये भी आपको क्वेश्चन मिल भी जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको मिल भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमारे से कहता है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। अब ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे द टेबल बिलो, अब सुने इधर, द टेबल बिलो एंड corresponding histogram shows the mass in kilogram of some newborn bottlenose dolphins, 4 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 to 30। उनकी फ्रीक्वेंसी बेटा गिवन है हमें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, कुछ ग्राफ का पार्ट दे दिया उसने, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और मास, हमें कुछ ग्राफ का पार्ट दे दिया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कुछ हमें गिवन है। कह रहे कंप्लीट द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम को हमने कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे? अब देखिए उसने खुद कुछ गिवन है, कुछ कुछ आपको दी हुई है। अब सबसे पहले बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, क्या चेक करना, कि आपका डाटा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। सबसे पहले चेक ये करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस है, 4 to 8 एंड देन 8 to 10, लेस देन 10, और फिर 10 to 12। तो आपको नजर आ रहा है कोई बीच में से वैल्यू मिसिंग नहीं है, कॉन्टिन्यूस डाटा है। पहली बात कॉन्टिन्यूस डाटा होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है आपने, क्लास विड्थ निकालनी। तो जरा निकालें इसकी क्लास विड्थ, जरा मुझे बताएं क्या क्या आएगी। ऑलरेडी कुछ पार्ट ड्रॉ हुआ हुआ भी है, ऑलरेडी कुछ पार्ट ड्रॉ हुआ हुआ भी है, उससे पता चल जाता है आपको, लेकिन क्लास विड्थ आपको निकालनी आती है, अपर माइनस लोअर। तो बेशक यहाँ पे कॉलम बना लें क्लास विड्थ का बेटा, यहाँ पे CW लिख रहा हूँ, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ बेटा आ रही है फर्स्ट की 4, सेकंड की 2, थर्ड की 2, 3 एंड 15। अब इसमें देखिए ड्रॉ कौन कौन सा हुआ बेटा, बाकी कौन सा ड्रॉ करना है हमें पहले, बल्कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी देखनी पड़ेगी। तो एक कॉलम बना लें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालेंगे बेटा आप, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या आ रही है फर्स्ट वाली बेटा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का 4 और 4 क्या आ गई 1, 15/2 7.5, 19/2 9.5 and 9/3 3 and 6/15 is 0.4। तो ये बेटा हमारे पास ये सबसे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, कॉन्टिन्यूस डाटा है। सेकंड स्टेप क्लास विड्थ निकाली, थर्ड स्टेप है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली। अब आपने अगर कोई भी हिस्टोग्राम का पार्ट ड्रॉ नहीं हुआ हुआ या पूरा ही ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, आप ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास कौन कौन सा पार्ट ड्रॉ हुआ हुआ है, 4 to 8 वाला ड्रॉ हुआ हुआ है, 4 to 8 वाला ड्रॉ हुआ हुआ है हमारे पास। यस 4 to 8 ड्रॉ हुआ हुआ है, ये देखिए बेटा 4 to 8 ये है फर्स्ट जो है, इधर देखें 4 to 8 ड्रॉ हुआ हुआ है, जिसपे वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की
1 है, ये देखिए 4 to 8, 4 to 8, 4 to 8, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1। नेक्स्ट क्या है? 8 to 10, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 7.5। 8 to 10, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 7.5 ड्रॉ हुई हुई है। देन 10 to 12, देन 10 to 12 9.5, 10 to 12 ये मिसिंग है ना बेटा जी, तो इधर आए जरा। 10 to 12 9.5, 9.5 कहाँ पे आएगा हमारे पास? ये 1 है, 2 4 6 8, एंड कहाँ तक जाएगा? 9, तो ये आ गया बेटा। और 9.5 का मतलब है 9 और 10 के बीच में, 2.5 ब्लॉक्स ऊपर यहां तक जाएगा, और विड्थ इसकी जाएगी 12 तक। नहीं बेटा, ड्रॉ करेंगे, और यू कैन क्लियरली सी देयर आर नो गैप्स। ठीक हो गया जी जैफा बेटा, ड्रॉ कर लेंगे ये। एंड लास्ट है 15 से 30। 15 से 30 पे क्या है? 0.4। 0.4 कितनी वैल्यू बनती है, कितने ब्लॉक बनते हैं? 0.2 का एक ब्लॉक है, 0.2, यस। तो ये 15 से कितने तक है? 30 तक है, तो 0.4। तो इस तरह की बेटा कुछ डायग्राम आपके पास बनेगी। इसमें कुछ ड्रॉ हुए थे, कुछ आपने खुद ड्रॉ कर ली। ये सबसे बेसिक काम होता है कि हमें डाटा से क्लास विड्थ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल के हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। मुश्किल काम तो नहीं है। अब इसके सेकंड पार्ट में बेटा हमें कह रहा होता है कुछ से रिलेटेड कुछ चीज पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी निकालें, XYZ कुछ निकालें। अब ये कह रहा है, ये देखिए इधर सेकंड पार्ट में कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स हुज वेट इज ग्रेटर देन 13 kg। क्योंकि हमारा मास का है, तो हमें क्या सेकंड पार्ट में क्या चाहिए? एस्टिमेट द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स, नंबर ऑफ डॉल्फिन्स। मैसेज दिए हैं बेटा, हमें नंबर निकालना है, नंबर ऑफ डॉल्फिन हुज वेट इज ग्रेटर देन 13 kg। जी, नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर निकालने का क्या मतलब है, क्या चीज पूछना चाह रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा है। सो नंबर मींस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको बताया, बल्कि आपने मुझे बताया था फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ अगर ड्रॉ हुआ हो, एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ आपको किस पार्ट का चाहिए? 13 से ऊपर। 13 से ऊपर ये है बेटा जी 13, हाफ, इसका हाफ यहां पे आएगा तकरीबन। कितने ब्लॉक्स बनते हैं हमारे पास? 12, 12.5 एंड 13, 13.5। तो हाफ ब्लॉक बन जाएगा हमारे पास। तो ग्रेटर देन 13 का चाहिए ना, एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए। हम 13 पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाएगी हमें। सो एक स्मॉल ब्लॉक बेटा हमारे पास कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें? पॉइंट, ये होगा हमारे पास एक पीछे। एस्टिमेटेड वैल्यू हमें चाहिए ना वैसे भी। तो बेटा वी नीड एरिया ऑफ दिस पार्ट एंड वी नीड एरिया ऑफ दिस पार्ट। तो हाफ ये वाला ग्राफ बेटा, और फुल आगे वाला। तो एक हाफ वाला ग्राफ चाहिए बेटा, और एक फुल वाला हमें चाहिए। इसका एरिया, यस। अब इसका एरिया बेटा निकालने के लिए क्या वैल्यू बन रही है? इसकी 3 बन रही है। इसका एरिया कैसे आएगा? ये वाली वैल्यू 2 है, और ये 3 है। 3 into 2 क्या आ जाएगा? 6। 6 वैल्यू इस पार्ट से आ गई। जब भी बेटा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई करना। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये 15 into 30, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 6 ही दी हुई है, ये दी हुई भी है हमें। तो वैसे भी हमें पता है 15 into 0.4 is 6 again. So estimate the number of dolphins whose weight is greater than 13 kg.
6 plus 6 is 12. Done? ओके बेटा, एक और क्वेश्चन देखें। अगेन रफ सा स्केच अपने बाद बेशक ड्रॉ करना ड्रॉ कर लें, नहीं तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे। तो बेटा हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। द टाइम taken in minutes by 360 employees at a large company travel from home to work are summarized in the following table. Draw a histogram to represent this information. Draw a histogram to represent this information. हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है बेटा हमने, हमें ग्रिड दिया हुआ है, अपने पास एक रफ सा स्केच बना लें बेटा। अगेन स्टेप्स बेटा माइंड में रखने, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हमें क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या चेक करना है आपने। सबसे पहले आशिर बेटा क्या चेक करना है आपने, क्लास विड्थ चेक करनी, क्लास विड्थ चेक करनी है बेटा। क्लास विड्थ कितनी आ रही है हमारे पास, 5, 5, 10, 10, 20। फर्स्ट हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूस डाटा बेटा, कॉन्टिन्यूस डाटा चेक करने के बाद चेक द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ हमारे पास आ गई। क्लास विड्थ आने के बाद हमें एक और क्या चीज निकालनी पड़ती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है हमें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है। निकालें बेटा, देखें क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू। क्या आ रही है फर्स्ट की, 4.6, सेकेंड इज 20.4, थर्ड इज 13.5, 7.6, 1.2। अब टाइम विल बी ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विल बी ऑन वाई एक्सिस। तो बेटा यहाँ पे लेबल नहीं हुआ तो आप सबसे पहला काम करेंगे एक्सिस ड्रॉ करें। दिस विल बी टाइम एंड द टाइम विल बी इन मिनट्स, which will be on x-axis, and on y-axis we'll have frequency density, frequency density on y-axis। फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, 0 से 5 तक 4.6, लेकिन पहले हमें स्केलिंग भी करनी पड़ेगी, स्केलिंग भी करनी पड़ेगी। कितने कितने का गैप दें बेटा, कि सारी वैल्यूज टाइम पहले एक्स एक्स की बताएं। अगर 5 5 का देंगे फिर तो यहाँ पे 5 नहीं दे सकते, यहाँ पे 10 देना पड़ेगा हमें। 10, 20, 30, 40 एंड 50। 10 10 का गैप देना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4.6, 20.5, 13.5, 7.6, 1.2, मतलब 20 तक तो जाना ही, 20 से ऊपर ही जाना है हमें। 5 5 का 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये चलिए, वही हमारा वही रूल होता है कि हाफ ज्यादा कवर हुआ हुआ बस, दैट्स इट। कोशिश करें हाफ ज्यादा कवर, जितना भी मेजर पार्ट कवर कर सकते हैं वो कवर कर लें। ओके बेटा, सो 0 to 5 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 4.6। 0 to 5 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 4.6 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, एक ब्लॉक हमारे पास कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। हमें जाना है 4.6।
6 तक, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5 से थोड़ा सा ऊपर और हाफ तक आएगा, ये पार्ट बनेगा हमारे पास 4.6। यस, ये पहला पार्ट आ गया हमारे पास। सेकंड में बेटा हमने क्या करना है, 20.4 है और क्लास विड्थ भी क्या है, 5 है। 20.4 का मतलब है हमें जाना है 20 से एक ब्लॉक ऊपर, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड क्या है, 13.5 और क्लास विड्थ 10 है। 13.5 तो 10.5 11, 11.5 12, 12.5 13 और 13.5 और क्लास विड्थ 10 है हमारे पास। ये बन जाएगा बेटा। एंड देन इसके बाद क्या आ रहा है, 7.6 आ रहा है। तो 7.6, 7.5 हाफ वे पे है और थोड़ा सा ऊपर क्लास विड्थ 10 है हमारे पास, याद है। और लास्ट क्या है हमारे पास, क्लास विड्थ 20 है, 1.2। 1.2 किधर आ रहा है हमारे पास, दो ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया। तो ये बेटा इस तरह आपकी डायग्राम बनेगी। अब इसके 4 मार्क्स हैं, देखिए। एक्सेस लेबल करने हैं आपने, एक्सेस ड्रॉ करने हैं, लेबल करने हैं, फिर उन्हें स्केल करना है आपने, वैल्यूज देनी है, एंड देन यू नीड टू सी द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, साइड ड्रॉ कर दे। ये 4 मार्क्स मिल गया। इसके बी पार्ट में बेटा क्या कह रहा है हमें, वो उसमें वो हम ज्यादा थोड़ा तंग होते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे आपने स्टेम लीफ देखा, आपने बॉक्स विस्कर डायग्राम देखी, आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी, ड्रॉ करने वाला काम इतना मुश्किल नहीं होता। उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा ध्यान से करना, तो वो भी मुश्किल नहीं होते, सिर्फ थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपके हो जाएंगे। बी पार्ट में बेटा कह रहे हैं, कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द मीन टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू ट्रेवल टू वर्क। एस्टिमेट टाइम निकालना है बेटा, एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मुझे सिंपल बताएं, मीन कैसे निकालते हैं। अभी तक हम कैसे मीन निकालते रहे, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है सम ऑफ वैल्यूज हम कैसे निकालते थे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, एक्स के साथ, और डिवाइडेड बाय क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, हमें नंबर ऑफ वैल्यूज भी पता है, टोटल वैल्यू और एफ भी पता है। तो बेटा सबसे पहले एक साथ छोटा सा टेबल बना लिया करें अपने लिए, जो जो चीजें पता है और जो चीजें नहीं पता। एक तो हमें चाहिए होता है जब हमारे पास क्लासेस होती है ना, क्या हमने देखा था जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा था, क्लासेस थी, तो हम मिड पॉइंट निकालते थे, याद है। तो एक आप टेबल में बनाएंगे मिड पॉइंट। सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट, एफ इंटू टी, एफ इंटू टी। ये मिड पॉइंट टी है बेसिकली आपका। फर्स्ट का मिड पॉइंट जरा मुझे बताएं क्या आ रहा है, फर्स्ट टू वैल्यूज का पॉइंट। जीरो से बेटा 5 तक जा रहे हैं, 0 से 5 तक का मिड पॉइंट क्या आता है, 2.5। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 23। एंड एफ इंटू टी क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 7.5 है, और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 1 और 2। नेक्स्ट अगला मुझे बता दे, फिर एफ इंटू टी निकाल लेते हैं। ये कितना है, 15 है, और ये क्या फ्रीक्वेंसी इसकी, 135। यस। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 25 एंड 76। और लास्ट वाला क्या है, 40, और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी,
24। फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम करें बेटा, जरा देखें क्या वैल्यू आती है। 23 इंटू 2.5 57.5 एंड 7.5 इंटू 102 765 and 135 into 15 2025 76 into 25 1900 14 to 24 960। इसका भी सम निकाल लें और इसका भी सम निकाल लें बेटा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है हमारे पास? नहीं, सिग्मा एफ कितना आ रहा है? 360। और एफ टी कितना आ रहा है? नहीं, नहीं, 57। वो नजर आ रहे इतनी बड़ी वैल्यूज है, 5000 से ऊपर ही जाना चाहिए। 570.5 किन्हें ऐड कर? जी जी, 57.5 ही है। क्या हो गया, कैलकुलेटर भूल गया? ओके बेटा, मीन निकाल लें। टाइम का मीन निकालना है, सिग्मा एफ टी ओवर सिग्मा एफ। 5707.5 डिवाइडेड बाय 360 15.9 और मिनट्स। मुश्किल काम है ये, तो अभी तक हमने कोई वैसे मुश्किल काम किया भी नहीं है सच। हाँ, फॉर्मूला थोड़े से ध्यान से यूज करने पड़ते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें हैं।